बट सीजन 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 साल के बाद मिल रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डायरेक्ट क्लास की बात करते हैं। क्यूबरनेटिस क्लास को हम पढ़ने जाएंगे और इस बार जो लेवल है, बिकॉज लास्ट 2 क्लासेस में अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग्स को देखा होगा तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे काफ़ी बेसिक था। तो इस बार हम बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यूबरनेटिस से रिलेटेड। ये क्लास प्योरली क्यूबरनेटिस की है। ओपन स्टैक की क्लास अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन जो आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, हम ओपन स्टैक की क्लास को भी आगे शुरू करेंगे सेपरेटली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास में अगर मैं मान के चलूँ कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोग की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, राइट? बिकॉज आप अगर इस क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या आप इस क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो, तो दोनों केसेस में आपको आपका एक पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्लाउड में एग्जैक्टली क्या काम करते हो, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे हेल्प लिया है टेक्नोलॉजी का, पीपीटी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, जो कि एक मिस्ट्री बॉक्स है, ठीक है। अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं क्लाउड के अंदर। क्लाउड बेसिकली एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बताया। तो अभी हमको ये पहले क्लियर करना है कि इस पे लोग कौन-कौन से काम करते हैं। मतलब कि आप और मैं इस क्लाउड के ऊपर किस रोल में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, सिर्फ क्लाउड ही नहीं, किसी भी तरीके की जो मार्केट में आईटी या टेलीकॉम की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें 3 तरीके के मेन लोग होते हैं टेक्निकल, ठीक है। मैं टेक्निकल रोल्स की बात कर रहा हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है, बनाता है फर्स्ट टाइम। सेकंड होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर आप बोलोगे, सपोर्ट इंजीनियर, जिसको मेंटेनेंस इंजीनियर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, वो इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब ये है कि ऑपरेशनली ये चीज चल रही है, कस्टमर ने उसको परचेज कर लिया है, अब वो उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, और डे टू डे ऑपरेशनली जो भी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए वहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर होता है। ऑपरेशन इंजीनियर, जो भी मतलब वर्ड्स देखो आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तीसरा जो रोल होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट इंजीनियर का। डिप्लॉयमेंट इंजीनियर कौन होता है? वो पर्सन जो इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल करना, ठीक है। मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज में समझा रहा हूँ। इनके मतलब मिलते जुलते वर्ड्स आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां पे। तो ये जो 3 लोग हैं, ठीक है, अगर मैं एक पॉइंटर मोड पे जाता हूँ, just a minute। हम्म। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका हम एक पार्ट पढ़ेंगे क्यूबरनेटिस। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की भी बात करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो रोल है ना, वो इन 3 में से कोई एक रोल हो सकता है, ठीक है। टेक्निकली हो सकता है, नॉन टेक्निकली आपका कोई और रोल हो। आप इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ समझना चाहते हैं कि कैसे काम करती है, लेकिन जो मेन जो टेक्निकल लोग होते हैं वो इन 3 रोल्स में फिट होते हैं। जो डेवलप करते हैं, जो डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल करते हैं, और तीसरे वो जो उसको चलाते हैं, जो उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो क्लाउड में देखो 2 तरीके की चीजें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्लाउड, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है क्लाउड का प्लेटफॉर्म, ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है आपका क्लाउड का एप्लीकेशन। जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है वो 2 पार्ट में है। 2 लोग, 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। या तो आप क्लाउड प्रोवाइडर बनते हो। प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म देते हो, आप क्लाउड का प्लेटफॉर्म ऑफर करते हो और उसके ऊपर कोई क्लाउड की एप्लीकेशन चलती है। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो अगर आप बोलते हो कि मेरे को क्लाउड पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपना रोल क्लियर करना पड़ेगा। वो लोग जो अभी क्लाउड में एंटर करना चाहते हैं, या वो लोग जो क्लाउड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पता है, जो अभी एंटर कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पहले अपना रोल क्लियर करना पड़ता है कि आपको किस तरफ जाना है। क्या आपको प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है या आपको एप्लीकेशन की तरफ जाना है। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है मेन सॉफ्टवेयर, जो भी रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर आप जिस पे काम कर रहे हो। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपका ये एप्लीकेशन चलता है, सॉफ्टवेयर रन करता है, ठीक है। तो 2 तरीके के पर्सपेक्टिव हो गए। तो इस तरीके से आप अपना रोल डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरफ मूव करना है, ठीक है। ये 3 तो आपको पता ही है कि आपको डेवलपर बनना है, डिप्लॉयमेंट में जाना है, या सपोर्ट में जाना है। लेकिन प्लेटफॉर्म में आपको काम करना है, आपको क्या क्लाउड का प्लेटफॉर्म बनाना है, या आपको क्लाउड की एप्लीकेशन चलानी है। अब देखो, जैसे पब्लिक क्लाउड हम जानते हैं, एडब्ल्यूएस, एज्योर, ये सब तो बहुत कॉमन है, गूगल क्लाउड, जीसीपी,
सब लोग काम कर रहे हैं मोस्टली, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ऑलमोस्ट पता है, जो लोग क्लाउड फील्ड से एसोसिएटेड है। अब गूगल का प्लेटफॉर्म हो गया, एडब्ल्यूएस का प्लेटफॉर्म हो गया, या मान लो ओरेकल का प्लेटफॉर्म हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये प्रोवाइडर है। और ये पब्लिक प्रोवाइडर है। पब्लिक मतलब कि कोई भी आता है और इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना के अपनी एप्लीकेशन रन करता है। तो अगर आप बोलते हो कि मैं एडब्ल्यूएस पे काम करता हूँ या मैं एज्योर पे काम करता हूँ, दैट मीन्स कि आप एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे हो, राइट? अगर आपको उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गूगल को या अमेजोन को, देन ओनली आपको इनसाइट मिलेगा। ठीक है, इनसाइट फिर रोल वही है कि आप डेवलप करोगे प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करोगे या आप प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करोगे। तो देखो, प्लेटफॉर्म में भी तीन रोल होते हैं, डेवलपर, डिप्लॉयमेंट, इंजीनियर। और एप्लीकेशन में भी तीन रोल होते हैं, डिप्लॉयमेंट, डेवलपर और सपोर्ट। तो ये दो बेसिकली डिवीजन है जो आपको समझना पड़ेगा क्लियरली, कि आप यूजर हो क्लाउड के या आप क्लाउड के प्रोवाइडर हो। ठीक है, बहुत बेसिक चीज बताई है मैंने। नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी नई चीज पढ़ने के लिए पुरानी चीज को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या चेंज हुआ है पहले से लेके अब तक में। तो ट्रेडिशनल जो सर्वर टेक्नोलॉजी है, जो अब तक हमारी इंडस्ट्री में चलती आ रही है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो लोग क्लाउड में जाना चाहते हैं, उनको ये चीज पता होगी। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये 5 लेयर्स होती हैं बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रन करने के लिए। देखो, सॉफ्टवेयर को जब आप रन करते हो ना, तो ये 3 लेयर्स, ये 5 लेयर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली यूनिवर्सल लेयर्स हैं। इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक इन द सेंस कि मतलब आप ये बोलोगे कि मैं इस 5 में से सिर्फ 2 लेयर के साथ काम करना चाहता हूँ, क्या मेरा सॉफ्टवेयर रन करेगा? आंसर इज नो। आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करो, चाहे आप क्लाउड में जाओ, चाहे आप नॉन क्लाउड में काम करो, ये जो 5 लेयर्स हैं, ये इंटैक्ट है, ये रहती ही रहती हैं, ये कभी भी डिलीट नहीं होती हैं। तो सबसे पहली लेयर क्या होती है? देखो, जब हमको, अगर मैं बात करूँ पुराने स्टाइल में, जब हम क्या कहते हैं, सर्वर डिप्लॉय करते थे। ठीक है, तो अभी मैं डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी डेवलपर्स और जो सपोर्ट वाले हैं उनको अभी मैं साइड में करके डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों? आपके पास एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जो आपको आर&डी ने दिया हुआ है, आप उसको डिप्लॉय करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर के लिए। तो आप सबसे पहले जो काम, पहले इंडस्ट्री में कैसे काम होता था? देखो, क्या होता था, सबसे पहले डेटा सेंटर बिल्ड होता है। डेटा सेंटर बिल्ड में क्या होता है कि आपको पहले जाके एक फिजिकल स्पेस होगा, वहां पे आपका जो है प्रॉपर फिजिकल डिवाइस परचेज होते हैं, जिसमें सर्वर होता है, स्टोरेज होता है, स्विच होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, राउटर होता है, ये सब चीजें चाहिए होती हैं आपको एक डेटा सेंटर बनाने के लिए। उन फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर, अब उनमें से एक हार्डवेयर का नाम होता है सर्वर, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। अब वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे एचपी का हो, चाहे वो डेल का हो, या किसी और कंपनी का। तो ये हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। ठीक है, सबसे जो काम होता है इंपॉर्टेंट, पहला क्या होता है लेयर, फिजिकल हार्डवेयर। उसके बाद होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस्ट्री में लाइनक्स यूज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा यूज्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर है वो है लाइनक्स। तो अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी में एंटर कर रहे हो, या आप क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप लाइनक्स को अच्छी तरह जानते हो। अगर आप न्यूली एंटर कर रहे हो तो आपको लाइनक्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, क्यूबरनेटिस क्लासेस को शुरू करने से पहले ये भी एक प्रीरिक्विजिट है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों की, आप अगर क्यूबरनेटिस को पढ़ना चाहते हो तो कुछ प्रीरिक्विजिट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको लाइनक्स आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको एडवांस लाइनक्स आनी चाहिए, आपको बेसिक लाइनक्स आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर हम डे टू डे ऑपरेशनल काम करते हैं, कैसे कुछ भी बेसिक चीजें, यूजर बनाना, लॉगिन करना, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना, जैसे आप नॉर्मल विंडो लैपटॉप के ऊपर करते हो। आपको अगर विंडो लैपटॉप चलाना है तो आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, फिर आप उसको यूज करते हो। यूज में आप कब माउस की हेल्प से सारे काम करते हो, बट जो इंडस्ट्री में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कमांड लाइन पे चलते हैं। उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती है हर एक चीज के लिए। तो ये आपका प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस का पहला प्री रिक्विजिट जो है वो है लाइनक्स। ठीक है, दूसरा है आपको इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल सर्वर सिस्टम पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनली कैसे सर्वर काम करते थे। ये 5 लेयर, ये प्री रिक्विजिट है। क्यूबरनेटिस पढ़ो या कोई भी क्लाउड की टेक्नोलॉजी पढ़ो, ये 5 लेयर्स के बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आज मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से डेफिनेटली मैं सिर्फ क्यूबरनेटिस की बात करूंगा, बट अभी मैं आपको रेडी कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अब मैं आपको ना एक यूज केस के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के साथ।
एग्जाम्पल ये है कि आपने एक लैपटॉप परचेज किया, ठीक है? आप इमेजिन करो बिल्कुल ब्लैंक लैपटॉप, उसमें कोई विंडो नहीं डला हुआ है। ब्लैंक एक हार्डवेयर आपको मिल गया, ठीक है? फर्स्ट थिंग आपको मिल गई हार्डवेयर। अब उस हार्डवेयर के ऊपर आप क्या करते हो? विंडो डालते हो। चलो यहाँ पे हम लाइनक्स डालते हैं, ठीक है? कंपैरिजन करो। लाइनक्स के बाद आप क्या करते हो? जब आपका विंडो इंस्टॉल हो जाता है तो आप उसमें विंडो में सेटिंग करते हो, जैसे आपका यूजर नेम सेट होता है, आईपी कॉन्फ़िगर होती है। जनरली आप नहीं करते हो, ऑटोमेटिक हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर मान लो आपने जो विंडो का जो डीवीडी यूज़ किया है, वो पुराना है और हो सकता है कि अभी नया विंडो का कोई नया पैच आ गया है, तो आपको पैचिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे लाना पड़ता है। तो ये जो सेकंड एंड थर्ड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड पार्ट है, ठीक है? सेकंड एंड थर्ड। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ बेसिकली क्या होता है, आप जिस सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो, उस सॉफ्टवेयर की कुछ प्री रिक्विजिट होती है। प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि जब तक आप वो नहीं इंस्टॉल करोगे, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। जैसे जावा, मान लो कि मुझे कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन चलाना है और वो जावा पे बेस्ड है, तो पहले मुझे जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। सिमिलरली मान लो मुझे कोई प्रोग्राम चलाना है जो कि पाइथन में है, तो पहले मुझे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मुझे क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो देखो, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो आपका सिर्फ ओएस मतलब आपको एक सिस्टम देता है। अब उसके ऊपर जब आप एप्लीकेशन चलाते हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब आप कहोगे मुझे ओएस से क्यों नहीं मिल रहा, बाय डिफ़ॉल्ट मिल सकता है। आप जब ओएस इंस्टॉल करते हो, तो बहुत सारे मोड होते हैं ओएस को इंस्टॉल करने के। एक बल्की मोड होता है, ऑल मोड, उसमें वो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओवरलोडेड हो जाएगा। उसमें वो सारी चीज़ें भी चलेंगी जो आपको नहीं चाहिए और अननेसेसरी आपका रिसोर्सेज़ वेस्ट होगा। इसलिए हम हमेशा जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम हमेशा मिनिमल मोड में करते हैं या कस्टमाइज़ मोड में करते हैं। मिनिमल का मतलब क्या होता है? मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए। कस्टमाइज़ मतलब कि मुझे उसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज़ चाहिए, जो मुझे सिर्फ चाहिए। क्योंकि इस अगर आप ये देखोगे ना, इस हार्डवेयर का ओनर कौन है? सिर्फ मैं हूँ। ये लैपटॉप अगर मैंने हार्डवेयर खरीदा है, तो इसको कौन चलाएगा? सिर्फ मैं चला रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि इस हार्डवेयर के ऊपर सिर्फ एक ही ओनर है। अगर एक ओनर है, तो वो एप्लीकेशन ही डिसाइड करता है कि उसको क्या-क्या डिपेंडेंसीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करते हो एंड देन आप फाइनली आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आउटलुक, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है आपका? मान लो एक्सेल या कोई आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। देखो, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तो आपको यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप खुद ही समझ लेना, ठीक है? अब इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, ठीक है? इंडस्ट्री में चेंज क्या आया कि ये जो मेथड था ना ट्रेडिशनल वाला, इसमें थोड़ा-सा चेंज आया और दुनिया जो है वो वर्चुअलाइज़ेशन की तरफ मूव होने लगी। अब वर्चुअलाइज़ेशन क्या होती है? देखो, वर्चुअलाइज़ेशन क्या होती है और कहाँ होती है, 2 चीज़ें। ध्यान से सुनना, वर्चुअलाइज़ेशन क्या होती है और कहाँ होती है? इसी पे ही पूरा का पूरा क्लाउड बेस्ड है। अब मैं बोलता हूँ वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी। वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कहता है कि आप एक वीएम बनाते हो, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने वीएम वर्ड सुना होगा, वर्चुअल मशीन सुना होगा। जिन्होंने सुना होगा वो अभी समझ गए होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन जिसने नहीं सुना है, मैं उसके लिए बताता हूँ। देखो, जैसा मैंने बोला कि ये 5 लेयर को मैं भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है? ये 5 लेयर हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट डायग्राम में मैंने 5 में से 1 लेयर को हटा दिया है। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने ये जो 1 लेयर हटा दी है, तो दैट मीन्स कि आपने हमें पीछे जो बताया वो गलत बताया है। क्यों? क्योंकि अगर 5 में से 4 हो सकता है, तो दैट मीन्स कि ये कम हो सकता है। बट देखो, आंसर इज़ कि ये कभी भी लेयर टूटती नहीं है। टूटती मतलब कि ये लेयर कभी भी गायब नहीं होती है। ये सिर्फ मूव हो जाती है। मूव का मतलब कहीं और चली जाती है। ये जो फिजिकल हार्डवेयर था, अभी तक ये मेरे पास था। मतलब मैं हार्डवेयर खरीद के उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा कि मैं हार्डवेयर नहीं खरीदूँगा, हार्डवेयर कोई और खरीदेगा और वो उस हार्डवेयर को मेंटेन करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। अब मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करूँगा? मतलब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा, ठीक है? उसको आंसर को मैं बस 2 मिनट बाद देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को वर्चुअल मशीन मतलब कि वर्चुअलाइज़ेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर है, देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आपका एप्लीकेशन और आपका एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर मतलब डिपेंडेंसी और उसका सॉफ्टवेयर, ये सब इंटैक्ट है, ये चेंज नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास है, आप ही इसको मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जो हार्डवेयर है वो किसी और के पास चला गया है। मतलब ये कि ये पॉसिबल कैसे है? सबसे पहली बात है कि पॉसिबल कैसे है? सबसे पहला सवाल। देखो, इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइज़र। तो बहुत सारे लोगों को हाइपरवाइज़र नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को हाइपरवाइज़र पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है?
देखो इस चीज में मैंने यहाँ जो बात किया ना, इस पूरी 5 लेयर में एक लेयर है जो कि हार्डवेयर है, ठीक है। ये फिजिकल हार्डवेयर है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। इसके ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स है, याद रखना, ठीक है। बाद में फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा क्यूबरनेटिस के अंदर। जब आप विजुअलाइज करोगे, मैं बोलूंगा क्यूबरनेटिस में ऐसा होता है, तो आप फिर माइंड में इमेजिन करोगे कि यार ऐसा कैसे होता है, मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये याद रखो कि हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम देख के छू सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो लेयर्स है वो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर को भी आप देखते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते, ठीक है, आप उसको यूज भी करते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर होता है और ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर होता है जिसको पावर ऑन करके चलाया जाता है, ठीक है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, आप पावर ऑफ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में हर चीज कमांड लाइन से या GUI से होता है। तो यहाँ पे जो होस्ट हार्डवेयर है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हार्डवेयर है ना, ये होस्ट बन जाता है। अब देखो इंग्लिश को अच्छी तरह हिंदी में बता रहा हूँ, होस्ट मतलब कि जो कि पूरी की पूरी चीजों को पार्टी जो होस्ट करता है, ठीक है। मान लो ये आपका घर है, आपका घर हार्डवेयर हो गया, अब आप पार्टी होस्ट करोगे, तो आपके घर गेस्ट बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो घर आपका है लेकिन गेस्ट बहुत सारे हैं, तो इसी तरह समझो कि गेस्ट VM है। गेस्ट वर्चुअल मशीन 1 2 3 4 5, कितनी भी वर्चुअल मशीन एक होस्ट के ऊपर चल सकती है। अब आप पूछोगे लिमिट क्या है, तो देखो नंबर ऑफ VM पे कोई लिमिट नहीं होती है, रिसोर्सेज पे लिमिट होती है कि आपके पास जो ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर में आपने कितनी रिसोर्सेज लगा रखी है। जैसे कि हार्डवेयर की रिसोर्सेज क्या-क्या होती हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवेयर की रिसोर्स होती है CPU, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क। ये 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं जो कि हार्डवेयर के पास होते हैं। इन रिसोर्सेज को आप ऊपर शेयर करते हो एप्लीकेशन को। पिछले वाले में भी अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले मेथड में, तो फिजिकल हार्डवेयर था जिसके पास अपना स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, जिसके पास नेटवर्क है, CPU है, रैम है, ये सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर रहा था। पिछले केस में आपने देखा कि अकेला खुद ही शेयर कर रहा था पूरे के पूरे हार्डवेयर को। मतलब ये कि आपने एक प्लॉट लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक प्लॉट लिया, पीस ऑफ लैंड खरीदा, मतलब आपने हार्डवेयर परचेज किया और उसके ऊपर आपने अपना अपना घर बनाया। तब उसके ऊपर आप जो भी करोगे वो आपका अपना सिंगल है, उसके ऊपर कोई शेयरिंग नहीं है। लेकिन अगर आप मानो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में मान लो कि एक बिल्डर ने पूरा का पूरा एक एरिया परचेज किया और उसके बाद उसने उसके ऊपर बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए। तो दैट मीन्स कि वो सारे गेस्ट हैं जो उसके ऊपर डिप्लॉयड है। तो ऐसे ही आपका हार्डवेयर होता है। अब सब लोग कॉमन चीजें यूज करते हैं, तो ये जितनी भी VMs होंगी, आप वो रिसोर्सेज जो है वो अपने हार्डवेयर से मांगोगे। तो नंबर ऑफ VMs पे कोई लिमिट नहीं होती है, रिसोर्सेज की लिमिट होती है कि आपने एक को दे दिया, दूसरे के लिए रिसोर्स है या नहीं है। तो यही एक लिमिटेशन होती है वर्चुअल मशीन की, ठीक है। इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ VMs पे लिमिटेशन नहीं है। अब हाइपरवाइजर की बात करता हूँ, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये हार्डवेयर को हटा के हमने ये वर्चुअल मशीन कैसे बनाया? हाइपरवाइजर की हेल्प से। एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर होता है, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके हार्डवेयर को मल्टीपल VMs में कन्वर्ट कर देता है। जब आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो इस हार्डवेयर के ऊपर, ध्यान से देखना, जब आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो हार्डवेयर के ऊपर, तो उसके बाद आप मल्टीपल VMs रन कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब मार्केट में सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं जो इस तरीके की चीज़ करते हैं? हाइपरवाइज़र के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे कि हाइपरवाइज़र ऐसा काम करता है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गिव मी एग्जांपल, नाम बताओ सॉफ्टवेयर के। तो जो देखो सबसे पहला एग्जांपल तो लाइनक्स का कर्नेल खुद है। अब आप कहोगे लाइनक्स कर्नेल क्या है? तो देखो जो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कोर में कर्नेल होता है, ठीक है? जो ये कोर होता है ना, इसका कर्नेल होता है, इसमें एक फीचर होता है हाइपरवाइज़र का। तो लाइनक्स ने ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है कि आप जब सॉरी जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसको आप वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करते हो, वर्चुअलाइज़ेशन मोड में। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका हाइपरवाइज़र बन जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूँ, लेकिन जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मुझे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि मैं उसको मिनिमल मोड में इंस्टॉल नहीं करूँगा, ना ही मैं उसको कस्टमाइज़ मोड में करूँगा, ना ही मैं उसको ऑल मोड में करूँगा। व्हाई? बिकॉज़ वो फिर एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि, और मुझे चाहिए हाइपरवाइज़र। दैट मीन्स कि जब आप लाइनक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन होता है सिलेक्शन कि आप किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वर्चुअलाइज़ेशन। तो जब आप वर्चुअलाइजेशन सिलेक्ट करोगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइपरवाइज़र इंस्टॉल होगा और कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। मीन्स कि आपका जो हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है, ये अब रेडी है VMs को होस्ट करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा VMवेयर का ESXi, काफ़ी लोगों ने इसमें काम किया होगा, VMवेयर ESXi। VMवेयर एक कंपनी है और ESXi उनका हाइपरवाइज़र प्रोडक्ट है, ठीक है? सॉफ्टवेयर है।
ऐसे ही आपने बहुत से लोगों ने वर्चुअल बॉक्स यूज किया होगा अपने लैपटॉप के ऊपर। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप कोई नई चीज सीखते हो, तो आप बोलते हो कि मैं अपने लैपटॉप में वीएम बना लूंगा, तो आप वर्चुअल बॉक्स यूज करते हो। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स होता है, और भी बहुत सारे आते हैं। हाइपर वी विंडोज का वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है, जिसमें विंडोज जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हाइपरवाइजर देता है, ठीक है। जेन हाइपरवाइजर है, तो ये एग्जाम्पल है उन सॉफ्टवेयर्स के जिसकी हेल्प से आप अपने हार्डवेयर को कन्वर्ट करते हो वर्चुअल मशीन में, ठीक है। ये एक शिफ्ट है इंडस्ट्री में, एक चेंज है जो कि आया है ट्रेडिशनल सर्वर टेक्नोलॉजी से। पर इसके साथ एक और चेंज मार्केट में आया है, दैट इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन, ठीक है। अभी आया है, बहुत टाइम से आ चुका है, तो अभी ये थोड़ा पुराना सा ही हो गया है। बट हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हम तीनों को पढ़ेंगे। और तीनों को हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा कि मैं तीनों को क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसका फायदा क्या है। कंटेनराइजेशन देखो क्या होता है। अब आपने पहली टेक्नोलॉजी देखी, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट में मैंने हार्डवेयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। हार्डवेयर को रिमूव करके नीचे दे दिया, ठीक है। तो मेरी जो लेयर स्टार्ट हुई सेकंड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कंटेनराइजेशन में क्या हो रहा है, देखो चमत्कार हो गया। कंटेनराइजेशन में जो चमत्कार है वो ये है कि सिर्फ 4 और 5 को हम कंटेनर बोलते हैं। अब 4 एंड 5 को हम कंटेनर कैसे बोलते हैं। देखो क्या होता है कि आपका जो मेन फोकस है, अगर आप पुरानी मेथड को देखोगे तो उसमें आप पूरा का पूरा सर्वर ऑक्यूपाई करते थे। सेकंड वाले में आपने देखा कि आपने पूरा सर्वर ऑक्यूपाई नहीं किया, लेकिन आपने एक पूरा का पूरा वीएम बनाया। उस वीएम के अंदर जरूरी नहीं कि आप ये जो लेयर, मेन इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है, देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो मेन लेयर कौन सी है, 4 एंड 5। 4 एंड 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 तो नीचे से आ रहे हैं। तो इसीलिए क्लाउड में क्या किया गया है कि लेयर बाय लेयर को हटाया जा रहा है, और आपको नए नए मॉडल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है क्लाउड के अंदर, ठीक है। वो भी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। लेयर 4 एंड 5 के बारे में बात करता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी, जैसे कि जावा, पाइथन और सीधा आपका सॉफ्टवेयर। अब आप एक डेवलपर हो या आप मान लो फोकस हो कि मेरे को तो सिर्फ अपने एप्लीकेशन से मतलब है, मैं क्यों प्लेटफॉर्म की चिंता करूं, क्यों मैं इतना बड़ा पुराना हार्डवेयर लगाऊं, ये सारी चीजें करूं, या मैं वीएम बनाऊं और वीएम रिलेटेड मैं सेटिंग करूं, जब मेरा काम सिर्फ इतने एरिया में है, तो क्यों ना मैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर दूं। इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने यूज किया है कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आज की डेट में, और यही रीजन है कि हर कोई इसकी तरफ भाग रहा है, ठीक है। वो भी बताऊंगा डिटेल में, उसकी डोंट वरी। तो देखो क्या होता है कि मैंने पहले ही बोला था, ऐसा नहीं कि मैं 4 और 5 बोलूंगा तो आप कहोगे हाँ 4 एंड 5 चल जाएगा, नहीं। 1 2 1 3 भी होगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास चला गया। वो किसके पास गया, प्लेटफॉर्म। तो एक हार्डवेयर है, इमेजिन एक फिजिकल हार्डवेयर है, ठीक है। एक हार्डवेयर मैंने खरीदा, उस हार्डवेयर पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसको मैं होस्ट बोलता हूँ। होस्ट कौन, जिसके घर पार्टी है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ओएस कॉन्फ़िगरेशन डाला, और उस ओएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फिर मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट कौन से हैं, कंटेनर। अब जो गेस्ट का नाम है वो है कंटेनर। पिछले वाले में गेस्ट का नाम क्या था, वीएम। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीएम, वो एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वीएम और कंटेनर के बीच में डिफरेंस। काफी लोगों को ये चीज समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। पिछले वाले केस में जब आप वीएम बनाते हो, तो जो आपके घर जो पार्टी होती है, आप होस्ट हो, ठीक है। आपके घर पार्टी में कौन आ रहा है, वीएम्स आ रही है, वर्चुअल मशीन 1 2 3 4। इसमें आपके घर पार्टी हो रही है, लेकिन आपके घर में अब गेस्ट कौन है, कंटेनर। कंटेनर 1 2 3 4 5। अगेन वही क्वेश्चन है, कितने कंटेनर्स, जैसा वीएम में पूछा था, कितने कंटेनर्स की लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। अगेन क्वेश्चन ये है कि जो होस्ट है उसके पास कितनी कैपेसिटी है। आपके घर अगर मेहमान आ रहे हैं तो उन पे कितनी लिस्ट होती है, आप कितने लोगों को बुला सकते हो, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, राइट। जितना आप लोगों को खिला सकते हो, जितने लोगों को आप घर में बिठा सकते हो, राइट। तो उसी हिसाब से इस होस्ट के पास जितनी भी रिसोर्सेज है, उतनी ही कंटेनर इसके ऊपर चल सकती है। जैसे पिछले केस में एक होस्ट के ऊपर जितनी रिसोर्सेज थे, उतने ही वीएम रन करते थे, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, अगेन क्वेश्चन। हाइपरवाइजर में हमने पढ़ा था एक सॉफ्टवेयर है, तो कंटेनर क्या है, कंटेनर भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंटेनर भी एक सॉफ्टवेयर है, इसे हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन। प्रोसेस का नाम होता है कंटेनराइजेशन। एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है, यहाँ भी वर्चुअलाइजेशन था, यहाँ भी वर्चुअलाइजेशन है। आप पूछोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन था, देखो मैंने बोर्ड में लिखा है, हार्डवेयर को वर्चुअल किया। ये ओएस आइसोलेशन टेक्निक है। ओएस आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। कंपेयर करके देख लो पीछे के दो एग्जांपल से, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके ऊपर पिछले केस में क्या होता था, ओएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेरा ऐप और ऐप डिपेंडेंसी, दो चीजें होती थी।
यहाँ पे मैंने उसको अलग कर दिया है। दैट मीन्स कि मैंने इसको आइसोलेट कर दिया है और ऐसे में मल्टीपल कंटेनर अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकता हूँ। मतलब कि एक एक नोड के ऊपर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं मल्टीपल कंटेनर चला सकता हूँ। अब कंटेनराइज़ेशन होता क्या है, वो भी बता देता हूँ। एक वर्चुअलाइज़ेशन टेक्नीक है जो आइसोलेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल आइसोलेटेड ज़ोन में। आइसोलेटेड ज़ोन का मतलब ये है कि आप मान लो कि आपका घर है, आपके घर को आपने मान लो अब लोग जनरली देखो एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? मेरी आदत है एग्ज़ाम्पल देने की क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए। मान लो आपने एक फ्लैट लिया है, ठीक है? अब फ्लैट में मान लो 4 कमरे हैं, 4 बीएचके का फ्लैट है और आपके लिए बहुत बड़ा है। तो आपने सोचा यार मैं 4 रूम में तो रह नहीं सकता। तो आपने क्या किया, आपने उसको रूम्स को रेंट पे दे दिया। अब रूम्स को रेंट पे देने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो मेरे पास 4 रूम है, 4 रूम में मान लो मेरे पास कॉमन किचन है, कॉमन लिविंग एरिया है और कॉमन मान लो वाटर सप्लाई है, सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन रूम्स 4 हैं, तो मैंने बोला अपने 4 रेंट पे मैंने 4 लोगों को रेंट पे दे दिया और उनको बोला कि आप एक-एक रूम में रहो। आपको जब भी ज़रूरत होगी, आपको जो चाहिए होगा पानी, खाना, आपको जो भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और वो आपका प्राइवेट होगा। प्राइवेट इन द सेंस कि जब आप यूज़ करोगे, तो सिर्फ़ आप ही यूज़ करोगे, जब आप यूज़ नहीं करोगे, तो आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक ज़ोन बना दिया, छोटा-सा ज़ोन बना दिया। तो जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़ोन बना देता हूँ, तो मैं उसे कंटेनर बोलता हूँ, ठीक है? इस क्लास को ध्यान से सुनना क्योंकि आगे बहुत हम आगे बढ़ जाएँगे, फिर आपको पीछे वापस रिकॉर्डिंग्स को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ोन्स में कन्वर्ट कर देते हो, आइसोलेटेड ज़ोन, अच्छा ज़ोन भी आइसोलेटेड होना चाहिए, प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गेस्ट बोलेगा मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मैं शेयरिंग नहीं कर सकता या मैं नहीं चाहता वो मेरे को देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आइसोलेटेड ज़ोन होने चाहिए। अब जो आपका एप्लीकेशन है, जब मान लो जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर देते थे, तो कैसे देते थे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते थे और यहाँ सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते थे। तो यहाँ पे जो करते हैं वो थोड़ा-सा टेक्निकल है, जो लोग कर रहे हैं कंटेनर में उनके लिए है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आगे क्लास में समझ लेना, डोंट वरी। जो इमेज होती है वो tar डॉट gz होती है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है? थोड़ा और हेल्प के लिए। और इसको हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म बोले तो एक लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार मैंने जो एप्लीकेशन बनाया है वो तो रेल 7 पे बनाया है और ये प्लेटफ़ॉर्म रेल 8 का है। नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे रेल हो, सेंटोस हो, उबुंटू हो, फेडोरा हो, चाहे 6, 7, 8 कोई भी रिलीज़ हो, डज़न्ट मैटर। वो एक लाइनक्स का कोर होना चाहिए, लाइनक्स। तो लाइनक्स का अगर वो कोर है तो आप अपना कंटेनर चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, चाहे आपने एप्लीकेशन कैसे भी बनाया हो। तो ये होता है आपका कंटेनराइज़ेशन टेक्निक। अब इसको अचीव करने के मार्केट में सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं? देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बहुत ढूँढ के निकाला है, ठीक है? चैट जीपीटी भी यूज़ किया है। पहले बता रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ मैं उन्हें कि ये 2 सॉफ्टवेयर के नाम हैं, 3 नाम दे रहा हूँ मैं आपको। पहले जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको सिर्फ डॉकर का नाम पता होता था। अब से पिछले 2 सीज़न्स में जब मैंने आपको कंटेनराइज़ेशन के बारे में बताया है, तो मैंने आपको डॉकर का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ये पहली कंपनी है जिसने इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया था। पर ये पहली कंपनी है, इसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, ठीक है? और इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि कोई भी एक पे मोनोपोली नहीं चाहता है। तो डॉकर सबसे पहली कंपनी है जिसने कंटेनराइज़ेशन का सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसको हम डॉकर रनटाइम बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरा है कंटेनर डी और तीसरा है CRIO। 3 सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, दोनों फ्री हैं नीचे वाले, ठीक है? ये दोनों फ्री हैं, आप इसको यूज़ करके आप अपना कंटेनर बना के चला सकते हो। तो ये आपका हो गया कंटेनराइज़ेशन टेक्नोलॉजी। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लिया है मैंने इसके ऊपर, ठीक है? पर आपको ये समझना ज़रूरी है। अभी मैं आऊँगा क्वेश्चन एंड आंसर पे, तब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन्स के ऊपर, ठीक है? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए, ताकि लोगों को थोड़ा इमेजिन हो कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो पहली जो टेक्नोलॉजी है ट्रेडिशनल सर्वर, ठीक है? ट्रेडिशनल सर्वर में हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, ठीक है? ये आप रट्टा मार लो। मैं तो बोलूँगा समझो, रट्टा तो मारना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में, लेकिन फिर भी जिसको मारना है वो मार ले रट्टा। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, ठीक है? 1 टू 1 मैपिंग है। दूसरे वाले केस में क्या है, एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। एक हार्डवेयर देखो मैं अभी एक हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। अभी आप कल को मुझे क्लेम कर दोगे कि आपने क्लाउड में ऐसा पढ़ा दिया था। अभी मैं क्लाउड नहीं पढ़ा रहा आपको। मैं आपको वर्चुअलाइज़ेशन पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको वर्चुअलाइज़ेशन पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको अभी क्लाउड की टेक्नोलॉजी अभी नहीं पढ़ाई है। तो जो सेकंड मेथड है दैट इज़ वर्चुअल मशीन। इसमें हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं।
अब इसकी बात करते हैं कंटेनर। ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी दिखता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाहर से देखने में, लेकिन अंदर से एक परफेक्ट पूरी दुनिया बनी है जिसमें सारा सेटअप बना हुआ है, हर चीज प्रॉपरली डिफाइंड है। आपको सिर्फ बाहर से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, एक बार आप समझ जाओगे तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान है, ठीक है। इसीलिए क्यूबरनेटिस पे फोकस है मेरा। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंटेनर। तो एक हार्डवेयर पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो और आप उसके बाद उसमें मैनी कंटेनर्स रन करते हो। देखो ये क्यूबरनेटिस नहीं है, पहले बता दूं, नहीं तो कल को आप मेरे ऊपर क्लेम कर दोगे कि आपने कहा था कि एक हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल कंटेनर्स चला रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये क्यूबरनेटिस नहीं है, इट इज कंटेनराइजेशन। क्यूबरनेटिस एक नेक्स्ट लेवल है, क्यूबरनेटिस एक मैनेजर है जो कंटेनराइजेशन को रन करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, उसके ऊपर एक कंटेनर चल रहा है, ये होता है कंटेनराइजेशन। यहाँ पे एक करेक्शन भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को अभी जस्ट याद आया कि आप हार्डवेयर की जगह एक वीएम भी लिख सकते हो, क्योंकि कल को कोई मुझसे पूछ सकता है कि क्या कंटेनर सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली डिप्लॉय होता है। नहीं, कंटेनर को चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर पे भी डिप्लॉय होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वीएम पे भी डिप्लॉय होता है, तो ये दोनों मॉडल पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच में डिफरेंस समझना। अब देखो मैंने आपको अभी जो पढ़ाया ना, तो मैंने आपको ऐसे बताया है कि यार ये टेक्नोलॉजी, देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। तो आप बोलोगे यार ऑब्वियसली जो मैं लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है, पर देखो ऐसा नहीं होता है। जब आप एज अ आर्किटेक्ट काम करते हो, ठीक है, अगर आप एज एन आर्किटेक्ट या एज अ डिजाइनर काम कर रहे हो, तो आपको तीनों को इवेल्युएट करना पड़ता है, और तीनों में से सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। पहली टेक्नोलॉजी को हम नाम देते हैं बेयर मेटल। तो आज की डेट में जो वर्ड यूज किया जाता है पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए, उसे हम बोलते हैं बेयर मेटल। जो वर्चुअल मशीन की टेक्नोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है, वीएनएफ कह सकते हो। एक वर्ड है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा वीएनएफ क्या होता है, पर अभी के लिए आप वर्चुअल मशीन समझो। और तीसरा होता है कंटेनर्स, जिसको हम सीएनएफ बोलते हैं, ठीक है। अब जो बेयर मेटल होता है वो बेसिकली, जब आपको याद होगा, जिसने भी हार्डवेयर से कभी डेटा सेंटर में काम किया होगा, कि सर्वर कैसे इंस्टॉल होता था। एक डीवीडी आती है, ठीक है, पहले हम एक डीवीडी लेते थे, उस डीवीडी की इमेज आईएसओ होती थी, और वो आईएसओ आप हार्डवेयर को पावर ऑन करते हो, पावर ऑन करके आप उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देते हो, इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर का जो साइज था वो जीबी में होता था। आज भी अगर मैं रेल का डीवीडी लेके आऊंगा, रेड हैट का या सेंटोस का, किसी का भी, तो वो ऑलमोस्ट 4 जीबी, 5 जीबी, 2 जीबी, डिपेंडिंग की कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना बड़ा डीवीडी है। तो 4 जीबी, 5 जीबी, 5 जीबी का सॉफ्टवेयर आप इसके ऊपर इंस्टॉल करते थे, प्लस एप्लीकेशन अलग है, एप्लीकेशन का साइज मैं नहीं गिन रहा, ठीक है, एप्लीकेशन भी 1-2 जीबी जितना भी होगा। वर्चुअल मशीन में क्या हुआ, वर्चुअल मशीन में ये चेंज हो गया मेथड, अब डीवीडी नहीं आती है, आईएसओ डीवीडी की जगह अब क्या आ गया वहां पे, क्यू का इमेज आ गया, या वीएमडी के आ गया। वीएमडी के होता है, वीडी के होता है, आईएसओ भी होता है, ठीक है, आईएसओ भी होता है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में। उससे क्या होता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर उसकी डीवीडी, जो भी सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन होता है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है कंटेनर्स, कंटेनर्स में बहुत लाइट होते हैं, पहले ही बता रहा हूँ बहुत लाइट होते हैं, तो लाइट से समझ जाओ, लाइट का मतलब हल्का, हल्का का मतलब चलने में भी हल्का है, और इंस्टॉलेशन में भी हल्का है, और साइज में भी बहुत हल्का है। कंटेनर की जो इमेज होती है वो tar डॉट gz फॉर्मेट में होती है, टार फाइल होती है। अब आप बोलोगे टार फाइल, डीवीडी में तो समझ में आ रहा था आईएसओ है, जैसे विंडो का भी आईएसओ आता है। वीएम में समझ में आता है क्यूकाउ है, या वीएमडीके है, या आईएसओ, चलो आईएसओ भी हो सकता है। पर ये टार डॉट जीजेड क्या है भाई, टार डॉट जीजेड एक फॉर्मेट है फाइल का, ठीक है, जो लाइनक्स में आपको मिलता है सपोर्टेड में, ठीक है, विंडोज भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता, बट ये एक फाइल फॉर्मेट है। मतलब ये कि जो कंटेनर जो चल रहा है वो बेसिकली एक फाइल में चला गया, एक छोटा सा जोन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेनर एक जोन होता है ओएस का, छोटा सा एरिया होता है आइसोलेटेड। तो अभी मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ कि जो बेयर मेटल है उसमें 5 लेयर इंटेक्ट होती है, इंटेक्ट मतलब पांचों की पांचों एक साथ होती हैं। जब भी काम शुरू होता है तो लेयर 1 से शुरू होता है और लेयर 5 तक जाता है। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको लैब चाहिए जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, तो आप पहले लैब बिल्ड करोगे, लैब में पहले हार्डवेयर आएगा, ओएस डलेगा। ओएस आप सिलेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आप एप्लीकेशन के ओनर हो। उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिपेंडेंसी आप रिजॉल्व करोगे, और फिर आप अपना सॉफ्टवेयर बनाओगे जो भी आपको बनाना है। जब ये पूरा का पूरा आप डेवलप करके किसी को इमेज ट्रांसफर करते हो, मान लो आप आर&डी हो, आपने डेवलप किया कोई नया सॉफ्टवेयर, जब आप किसी को देते हो डिप्लॉय करने के लिए कि ठीक है अब आप इसको, आप अपने कस्टमर ने परचेज किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे हम विंडो की इमेज खरीदते हैं, ठीक है, विंडो का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो हम विंडो का सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, फिर हम इंस्टॉल करते हैं, तो दैट मीन्स कि विंडो इज रिस्पॉन्सिबल।
विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए, ऐसे ही वो कंपनी जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारी चीजों के लिए। आप क्या करते हो, आप पूरी 5 लेयर्स के ऊपर कंट्रोल करते हो। वीएम में क्या होता है, वीएम में हार्डवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर को माइनस कर दिया, बाकी की सारी चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। कंटेनर्स में क्या होता है, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो ये जो बाकी की जो सारी लेयर्स है वो आपके हाथ से चली गई हैं। तो जब आप किसी को सॉफ्टवेयर देते हो तो पहले में आप कैसे देते हो, आईएसओ डीवीडी देते थे। सेकंड में आप क्या देते हो, आईएसओ वीएमडीके क्यूकाउ। तीसरे में आप क्या देते हो, tar डॉट जीजेड, कंटेनर की इमेज। अब क्वेश्चन ये है कि तीनों में बेस्ट कौन सा है। अब क्योंकि मैं आपको कंटेनर पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलोगे कंटेनर बेस्ट है ना। चलो हम क्वेश्चन एंड आंसर में इसको उसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। पर मैं अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट कौन सा है। अब देखो टेक्नोलॉजी जो है वो शिफ्ट हो रही है, बेयर मेटल से कंटेनर्स की तरफ सब लोग भाग रहे हैं। पर भागने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भी वही करो जो सब कर रहे हैं। एज एन आर्किटेक्ट आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए तीनों के। तीनों का आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होगा तो आप बड़े आराम से डिसीजन ले सकते हो। तो मैं आपको तीनों के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ कि तीनों में फायदा नुकसान क्या है। तो देखो सबसे पहला जो पुराना मेथड है बेयर मेटल, उसका चैलेंज क्या है। सबसे पहले हम चैलेंज की बात करेंगे कि क्यों आखिर लोग भाग रहे हैं बेयर मेटल से वीएम में या कंटेनर्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं। सबसे पहली बात है, डेटा सेंटर बनाना पड़ता है। आपको डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, आपको एक जगह खरीदनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको सर्वर को लगाना पड़ेगा, पावर ऑन करना पड़ेगा, केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी, उस सर्वर की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। अगर वो मान लो उसमें एसी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो गर्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। पावर ऑफ होते ही आपको तुरंत जाके उसे ऑन करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। डेटा सेंटर मैनेजमेंट, फिजिकल फिजिकल मैनेजमेंट। दूसरा चैलेंज क्या होता है, डिप्लॉयमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग। बेयर मेटल में डिप्लॉय करना, इंस्टॉल करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं होता है। आपका जो इंजीनियर आएगा उसको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उसको हार्डवेयर से लेके एप्लीकेशन तक पता होना चाहिए। फिर आपने अगर एक सर्वर लगाया है, आपने कैपेसिटी को अगर बढ़ा रहे हो तो आपको मल्टीपल सर्वर लगाने पड़ेंगे, तो आपको उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। टाइम टेकिंग होता है। मान लो कि अगर मेरा एक सर्वर है, एक एप्लीकेशन है, मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने अपना एक सर्वर पे अपना एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है, अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है। अब अचानक उसके कस्टमर बढ़ गए और उसके सर्वर की कैपेसिटी, देखो हर चीज में लिमिटेशन होती है, ये याद रखना, हर चीज की लिमिटेशन होती है। हार्डवेयर जिसके ऊपर आप ये सारा होस्टिंग कर रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है। उसके बियॉन्ड जब आप जाओगे तो वो सर्वर डाउन हो जाएगा, मना कर देगा कि मैं फुलफिल नहीं कर सकता। तो आपको कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप रन टाइम पे बोलोगे चलो एक नया सर्वर लगाते हैं, तो आप रन टाइम पे सारे काम नहीं कर सकते, बहुत टाइम टेकिंग होता है। कैपेक्स और ओपेक्स बहुत हाई होता है। अब देखो ये बड़ा फैंसी वर्ड है, कैपेक्स एंड ओपेक्स, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब होता है जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला हम पैसा लगाते हैं ना उसको बनाने में, उसको हम बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल, कि कितना पैसा लगा के हमने बिजनेस शुरू किया। तो इस हार्डवेयर को लगाने का जो कैपेक्स है वो हाई होता है, खरीदना पड़ता है। ओपेक्स मतलब इसको चलाने का जो खर्चा है, मेंटेनेंस, वो भी बहुत हाई होता है। स्केलेबिलिटी की कमी है। स्केलेबिलिटी जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि अचानक मेरी कैपेसिटी बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकती, बहुत लिमिटेशन है। रिसोर्सेज का लिमिटेड यूटिलाइजेशन है। अब मान लो ये एक एप्लीकेशन है और इसके ऊपर ये इतना बड़ा मैंने हार्डवेयर खरीद लिया और यूज़ कौन कर रहा है, एक छोटा-सा एप्लीकेशन। अब एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। इस बेयर मेटल को मानो आप अपनी पर्सनल कार, ठीक है? बेयर मेटल मतलब कि आपकी पर्सनल कार, वर्चुअल मशीन मतलब मान लो एक कैब, जिसमें आप बैठ के जाते हो, और कंटेनर मान लो मेट्रो, ठीक है? एग्जाम्पल मैंने मैंने बड़े ध्यान से सोचा कि ये फिट होता है या नहीं होता है। बेयर मेटल मेरी पर्सनल कार है, वर्चुअल मशीन मेरी कैब है और कंटेनर मेरा मेट्रो है। तो अब मुझे कब क्या लेना चाहिए? कार से जाना चाहिए, कैब से जाना चाहिए या मेट्रो से जाना चाहिए? वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता मैं हमेशा मेट्रो में चलूँगा या मैं हमेशा अपनी पर्सनल कार में चलूँगा या हमेशा कैब में चलूँगा। तीनों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यूज़ केस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मुझे उसको फिट करना पड़ेगा। पर मुझे बेनिफिट भी पता होना चाहिए। तो बेयर मेटल का बेनिफिट क्या है? फुल कंट्रोल इन सिंगल हैंड। पूरा का पूरा कंट्रोल सिंगल हाथों में होता है। आपके अपने हाथ में है पूरा, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक। परफॉर्मेंस बहुत हाई है। आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हो ना, तो जितनी भी सीपीयू है, रिसोर्स हैं, हार्ड डिस्क है, सब आपके अपने हैं।
आपको अपना मिल रहा है, पूरा परफॉर्मेंस आपके लिए डेडिकेटेड। सिक्योर एंड डेडिकेटेड, इस सेटअप पे कोई और काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। तो सिक्योर भी है क्योंकि मेरा अपना एरिया है, और डेडिकेटेड भी है। प्राइवेसी है, कोई शेयरिंग नहीं है, नो शेयरिंग मॉडल। मैं किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, पूरा हार्डवेयर मेरा अपना है। सेकंड जो यूज केस है वर्चुअल मशीन, उसमें चैलेंज और बेनिफिट्स थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा क्योंकि टाइम लिमिट आ रहा है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर गेस्ट वीएम। अब देखो ये होस्ट है ना जिसके घर पार्टी थी, ये हार्डवेयर जिसके घर में हार्डवेयर है, जिसका मकान है या फ्लैट है, उसने पार्टी रखी है। अब मान लो अगर वो बीमार हो गया तो आपकी पूरी पार्टी चौपट हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी गेस्ट आ रहे थे अब उनको कोई मिलेगा ही नहीं। वीएम compatibility विद हार्डवेयर। अब जरूरी है कि आप जो वीएम चला रहे हो वो हार्डवेयर से compatible होना चाहिए। अब जो गेस्ट आपके घर आ रहे हैं, आपकी उनसे पटनी चाहिए। अगर नहीं पटेगी तो आप उनको नहीं बुलाओगे। तो सिमिलरली आप वो वीएम्स को लॉन्च नहीं कर पाओगे जिनकी डिपेंडेंसी आपके हार्डवेयर पे है। अगर मान लो कोई ऐसा वीएम है जो कहता है कि नहीं यार मुझे तो सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये टाइप की रिसोर्सेज चाहिए, हार्ड सीपीयू हाइपर थ्रेडिंग चाहिए, तो अब वो आपके अगर हार्डवेयर में नहीं है, दैट मीन्स यू कैन नॉट होस्ट इट। इवैक्यूएशन लाइव माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मान लो अचानक कुछ हो गया इस गेस्ट को, मान लो पार्टी चल रही है और अचानक गेस्ट बीमार हो गया, ठीक है, सॉरी होस्ट बीमार हो गया, तो फिर सब लोगों को कहाँ ले जाओगे पार्टी करने के लिए? तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? लो कैपेक्स एंड ओपेक्स। अगर गेस्ट के लिए देखो तो आसान है, पहले में वो घर खरीद के पूरा पार्टी करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, वो किसी दोस्त के घर गए और वहां पार्टी करके चले आए, तो उनको वेन्यू का पैसा बच गया। बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, दोस्त को भी फायदा है कि उसके घर में मान लो खाली पड़ा रहता है, रूम का यूज हो गया, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। ऑन डिमांड एक्सपेंशन, देखो ऑन डिमांड एक्सपेंशन ऑलमोस्ट रियल टाइम लिखा है, मैंने रियल टाइम नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये कि अगर वीएम्स में आप बोलते हो कि मुझे 1 से 2 करना है या 2 से 4 करना है कैपेसिटी, कर सकते हो। कंपैरेटिव फास्टर भी है, इससे तो बहुत फास्टर है। इसको करने में आपको कम से कम महीना लग जाता था, 6 महीने लग जाते थे इस मेथड में। इस मेथड में आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा, मुश्किल से 1 दिन। हो सकता है 2 घंटे में भी हो जाए या 4 घंटे में हो जाए। कंपैरेटिव बहुत बेटर है। लेस टाइम टू डिप्लॉय, इसको डिप्लॉय करना फास्ट होता है। इसमें पता है हार्डवेयर को ऑन करो, पावर ऑन करो, फिर इंस्टॉल करो, ये करो। यहाँ पे ना ओएस इंस्टॉल्ड मिलता है, मतलब एक इमेज आती है जिसमें ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आप जो ये वीएम के लेके आते हो या क्यूकाउ लेके आते हो, उसमें ऑलरेडी आपको वीएम जो ओएस होता है इंस्टॉल मिलता है, प्री इंस्टॉल। तो आपको इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं होता है, सीधा आपको अपना एप्लीकेशन चला सकते हो। तो ये इसका फायदा है। पर जो तीसरा है उसका तो बहुत सारे फायदे हैं। पर चैलेंज से शुरू करूंगा, मैं फायदों की बात नहीं करूंगा, पहले चैलेंज बोलता हूँ। रन टाइम मैनेजमेंट, इनको चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके घर में मान लो कि आप ये इमेजिन करो, ये मेट्रो है, अब मेट्रो में इतने सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन के अंदर। अब मेट्रो ट्रेन में लाखों लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो जो चला रहे हैं, जो कंपनी है, उनके लिए कितना मुश्किल है चीजों को मैनेज करना। तो रन टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। एक घर में एक आदमी को रखना आसान होता है, और एक स्टेशन पे लाखों लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नो डेडिकेटेड रिसोर्स, कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है, सीपीयू रैम नेटवर्क स्टोरेज कुछ भी किसी के लिए रिजर्व नहीं किया हुआ है। आएगा, यूज करेगा और जाएगा। मतलब ये कि जो कंटेनर्स होते हैं वो एफिमेरल होते हैं, ये वर्ड बड़ा यूज होगा, ठीक है। अगर आप क्यूबरनेटिस पढ़ोगे ना, बहुत जगह आपको ये वर्ड मिलेगा, एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ, जिसका अपना कुछ नहीं होता, शॉर्ट लाइफ, आया गया खत्म। जैसे कि हम इंसान आए गए और खत्म। तो ऐसे ही ये पॉड्स, पॉड तो खैर क्यूबरनेटिस में बोलते हैं, मैं भी कंटेनर बोलूंगा। कंटेनर्स लॉन्च होता है, अपना काम करता है, और वो एक टाइम के बाद मर जाता है, खत्म हो जाता है, वो चला जाता है। पर जो रिसोर्सेज है, अब आप बात करो जैसे कि आप मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मेट्रो में आप आए, आपने एंटर किया स्टेशन में, आपने यूज किया, आपने टिकट खरीदा, आप मेट्रो में बैठे, आपको आपने लिफ्ट यूज किया, आपने एसी यूज किया, आपने ट्रेन का यूज किया, आप अपने मंजिल पे गए, आप उतर गए। तो मेट्रो की नजर में आप एक एफिमेरल रिसोर्स हो। क्यों? क्योंकि आप आते हो और चले जाते हो, उसके बाद आप दोबारा आओगे नहीं आओगे ये नहीं पता उन्हें। तो ये चैलेंजेस हैं, इसको मैनेज करना उनकी जिम्मेदारी है। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि हम इसको नहीं करते हैं, चैलेंज का मतलब होता है कि इसे आपको ओवरकम करना है। बेनिफिट देखो, लाइट वेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही हल्का है, चलाने में आसान है, हर चीज में इजी है। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन, जो पीछे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था, जो 3 हमारे एरियाज होते हैं, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है आने का जाने का हर चीज का। सीआई/सीडी पाइपलाइन सपोर्ट, सीआई/सीडी पाइपलाइन सपोर्ट आता है कंटेनर्स के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवऑप्स का रास्ता खुलता है यहाँ से, ठीक है।
पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी होती है, नो फाइट बिटवीन डेवलपर एंड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि जब आप एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर होते हो ना, तो आपने ये प्रॉब्लम बड़ी फेस की होगी कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जाता है ना, आप वो सॉफ्टवेयर को लेके आते हो और जब आप अपना इंस्टॉल करते हो, वो इंस्टॉल नहीं होता है, फेल हो जाता है। जैसे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया इंटरनेट से, आपने क्लिक किया और उसके बाद वो इंस्टॉल नहीं हुआ, तो आप परेशान हो जाते हो। तो आप डेवलपर को पकड़ोगे, बोलोगे यार ये तूने मुझे गलत सॉफ्टवेयर दिया या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। डेवलपर बोलेगा मेरे यहाँ तो सही चल रहा है, तो आप बोलोगे यार मेरे यहाँ तो नहीं चल रहा है। तो मतलब क्या है कि क्या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है? नहीं, प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में। डेवलपर का एनवायरनमेंट और आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ होगी जो मिस है, आपको नहीं पता, उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो ये जो फाइट थी ना वो खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आती थी इससे, यहाँ से आती थी। तो आपके जो डेवलपर ने जो डिपेंडेंसी बनाई है उसमें पहले से ही सब कुछ रिज़ॉल्व करके दिया हुआ है। आपका प्लेटफ़ॉर्म, आप कंटेनर को लेके जाओगे, एज़ इट इज़ ले जाके वहाँ पे रख दोगे, आपका चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इसीलिए कुबरनेटिस में जो डिप्लॉयमेंट होती है वो बिना एरर के होती है। एरर का मतलब है सॉफ्टवेयर एरर नहीं होता है कभी भी। डिप्लॉयमेंट हो सकता है कुछ और चैलेंज हो, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर अगेन मैं वो आता हूँ मेन मुद्दे की बात पे कि ये जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अब एज़ एन आर्किटेक्ट, एज़ अ डिज़ाइनर या एज़ अ सीनियर पर्सन, आप एज़ अ मैनेजर या एज़ अ प्रोडक्ट ओनर, आपको डिसीज़न लेना है कि इन तीनों में से बेस्ट क्या है मेरे लिए। कोई अगर आपको बोलता है ब्लाइंडली गो फॉर कंटेनर्स, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपना यूज़ केस इवैल्यूएट करूँगा कि मेरे यूज़ केस में क्या बेयर मेटल फिट हो रहा है, तो मैं बेयर मेटल पे जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा वीएम। क्या मैं वीएम पे जाऊँ? क्या मेरे को वीएम सस्ता पड़ रहा है, मेरे को ईज़ी पड़ रहा है, सिक्योर है, तो मैं वीएम पे जाऊँगा। अब वही क्वेश्चन है ना कि मैं कार है, मेरे पास कैब है, मेरे पास मेट्रो है, तो मैं तीनों में से किसको यूज़ करूँगा वो मुझे वाइज़ली डिसाइड करना होता है। तो ये डिसीज़न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूँगा कि आप इसको कैसे टेकअप करते हो। मेरा काम आपको तीनों चीज़ों को पढ़ाना है और अगली क्लास से हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस की। क्यूबरनेटिस इस मॉडल में फिट होता है। कंटेनर्स के मॉडल में कुबरनेटिस फिट होता है। पहले जो 2 मॉडल्स हैं उनका एग्ज़ाम्पल देखो, इसका कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये बेयर मेटल है। वर्चुअल मशीन का एग्ज़ाम्पल होता है, अगर आप क्लाउड में बात करोगे तो हम उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको वीएम मिलती है, आपको नेटवर्क मिलता है, आपको सब कुछ वीएम के फॉर्मेट में मिलता है और आप अपनी वीएम बना के काम करते हो। जब आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स में आते हो तो आपको कुबरनेटिस जो है एक सबसे फ़ेमस आज की डेट में है, कुबरनेटिस को डिटेल में समझाऊँगा। वो आपको कंटेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ अपनी साइड से, ठीक है? अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए